हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम चैप्टर थर्ड सीटेड जुलाई 2023 का जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का सिलेबस है, उसका हम थर्ड चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और सिलेबस तीनों अच्छे से कवर किया है वीडियो में, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम हेरिडिटी से स्टार्ट करते हैं कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी को हिंदी में अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता क्या है? इट मीन्स हेरिडिटी क्या है कि किसी भी बच्चे को अपने पेरेंट्स से इनहेरिट रूप में जो भी क्वालिटीज मिलती हैं उन क्वालिटीज को क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के पेरेंट्स शॉर्ट हाइटेड हैं, तो बच्चे को अपने पेरेंट्स से वो जो बाई चांस वो जो शॉर्ट हाइटेड बच्चा भी होगा, तो वो जो शॉर्ट हाइटेड बच्चा है, ऐसा नहीं कि उसको न्यूट्रिशन की कमी हुई या फिर ऐसा एनवायरमेंट नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। उसको ये क्वालिटीज जो शॉर्ट हाइटेड क्वालिटीज है ये अपने पेरेंट्स से इनहेरिट तौर पे मिली है। तो इस टाइप की क्वालिटीज क्या कहलाती है? हेरिडिटी कहलाती है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए पेरेंट्स सांवले हैं तो बच्चा क्या होगा? सांवला होगा। तो ऐसा नहीं कि इस बच्चे को बहुत ज्यादा धूप में रख दिया गया था इसलिए सांवला, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि जो है बच्चे के पेरेंट्स जो होते हैं वो सांवले होते हैं, तो इनहेरिट तौर पे बच्चे के अंदर भी वो सांवलेपन की जो क्वालिटीज होती हैं वो आ जाती हैं। तो इस टाइप के जो क्वालिटीज होती हैं उनको क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। अब हमारे बच्चे के जायगोट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, क्योंकि ये एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब पेयर्स कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो सब में सेम रहते हैं। बस जो 23rd वाला पेयर होता है वो अलग होता है, और वो जो 23rd वाला पेयर होता है वही हम बच्चे के सेक्स को भी डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का है या लड़की है। ठीक। सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है कि इन्वायरमेंट क्या है कि वो सारी चीजें जो कि किसी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में अफेक्ट करती हैं एक्सेप्ट उसके जीन को, तो वो सारी चीजें क्या कहलाती है? हमारी इन्वायरमेंट। जैसे कि बच्चा इमोशनल तौर पे कैसा है, बच्चा फिजिकली कितना स्ट्रांग है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? हमारा इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। हमारा माहौल, इन्वायरमेंट मतलब एक माहौल, जैसे कहते हैं ना, जैसा माहौल होगा बच्चा उसी वैसे माहौल में होगा। अगर बच्चे के आसपास माहौल कैसा है, बहुत झगड़ा करने वाले हैं, बहुत ज्यादा मतलब गंदे शब्दों का यूज करते हैं वो लोग, तो बच्चा भी आगे चल के ऐसे ही शब्दों का यूज करेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट ही उसको ऐसा मिला है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। और जो जीन्स होते हैं, जो हमारे हेरिडिटरी क्वालिटीज होती हैं, उन सारी चीजों को छोड़ करके बाकी जो भी किसी बच्चे के, किसी भी इंडिविजुअल के, किसी पर्सनल जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, एक बच्चा होता है, उसके डेवलपमेंट में जो भी चीजें अफेक्ट डालती हैं वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब क्या होता है? आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, जो आइडेंटिकल ट्विंस होता है वो क्या होता है? वो डेवलप करता है वन ओवम से। जो माँ का गर्भाशय होता है उसमें जो वो होता है, जिससे मतलब होता है ओवम होता है, वो वन ओवम से डेवलप करता है। आइडेंटिकल ट्विंस होता है। आइडेंटिकल मतलब होता है कि जो सेम ट्विंस होते हैं, जैसे कि दोनों या तो फिर बॉयज बॉयज ही हैं या फिर गर्ल्स गर्ल्स ही हैं, ठीक है, ऐसे टाइप के। और उनका क्या होता है? हर चीजें सिमिलर होती है, फेस सिमिलर होता है उनका, हर चीज सिमिलर होता है, ठीक है, जैसे जुड़वा उड़वा मूवी में आपने देखा होगा। तो वो किस टाइप के ट्विंस होते हैं? वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। वो हमेशा वन ओवम से ही डेवलप होते हैं, इसीलिए वो हमेशा कैसे आइडेंटिकल मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्रेटर्नल ट्विंस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ये जो है ये उत्पन्न होता है दो सेपरेट ओवम से, ठीक है, दो सेपरेट ओवम से जो है डेवलप होता है। और ये वन ओवम से ही होता है, इसलिए आइडेंटिकल होता है, एक जैसा होता है। इसमें क्या होता है? थोड़ा अलग अलग, जैसे एक लड़का हो गया एक लड़की हो गया, या फिर दोनों लड़के लड़के हैं तो दोनों की शक्ल जो होती है, फेस जो होता है वो मैच नहीं करता है, वो अलग अलग फेस के होते हैं। इस टाइप के जो ट्विंस होते हैं वो कौन से ट्विंस कहलाते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेचर वर्सेस नर्चर में। नेचर क्या होता है? हमारा हेरिडिटी, अनुवांशिकता के तौर पे जो भी हमारे कहते हैं ना, बहुत गुस्सा करता है, इसके पापा भी बहुत गुस्सा करते थे, तो ये इसको हेरिडिटली मिला है ये क्वालिटीज, ये इसका नेचर ही है गुस्सा करने वाला, तो इस टाइप को क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। और नर्चर क्या होता है? वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट तो हमारा पता है अभी आपको मैंने, वो सारी चीजें जो कि जीन को छोड़कर बच्चे के डेवलपमेंट में अफेक्ट करती हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? इन्वायरमेंट। तो नर्चर क्या है? हमारा इन्वायरमेंट है। और नेचर क्या होता है? हमारा हेरिडिटी होता है। और हम इन्हीं दोनों का बाई प्रोडक्ट होते हैं। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट ही किसी चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? हेरिडिटी
क्रॉस मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का हमारे डेवलपमेंट में, देख लेते हैं। सबसे पहले तो हेरिडिटी को डिफाइन करते हैं। हेरिडिटी जो होता है वो टोटलिटी होता है ऑफ बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड फैक्टर्स, जो कि हमारे अंदर बायोलॉजिकल मतलब हमारे पेरेंट्स से जो हमारे अंदर क्वालिटीज आई होती हैं उन क्वालिटीज को कौन डिफाइन करता है, हेरिडिटी डिफाइन करती है। और इन्वायरमेंट क्या होता है कि जिस प्रकार से हमको बचपन से कंडीशन मिली होती है उस कंडीशन को पाने के बाद हम किस टाइप से डेवलप करते हैं, उस टाइप के डेवलपमेंट को कैसा डेवलपमेंट कहते हैं, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक। और कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो रिजल्टेंट होता है, मैंने आपको बताया किस किस का, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। इसको भी आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। फिर क्या होता है कि लॉज ऑफ हेरिडिटी, आपने एक महान वैज्ञानिक का नाम मतलब महान जो है उनका नाम सुना ही होगा जिन्होंने हेरिडिटी पे अपना एक थीसिस दिया था, तो वो कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इन्होंने ही 2 लॉज दिए थे हेरिडिटी के। फर्स्ट क्या दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनियंस। इसमें क्या था कि अगर कोई भी जीन है, जैसे कोई क्वालिटीज है पेरेंट्स से, मान लीजिए कि आपके पापा को मान लीजिए कैंसर था, तो जरूरी नहीं है कि जो उनका जो बेबी हो, जो उनका बच्चा हो, उसमें भी वो क्वालिटीज आ जाए, उसको भी कैंसर हो जाए, ऐसा नहीं है। उसको उस मान लीजिए आपसे आपके बच्चे में मतलब कोई पेरेंट्स है, उससे उसके बच्चे में वो गुण नहीं आए, वो क्वालिटीज, वो खराबी नहीं आई, वो बीमारी नहीं आई, ट्रांसमिट नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि जो उनका पोता होगा, जो उनका ग्रैंड सन होगा, उसके अंदर हो सकता है वो उनकी जो बीमारी होती है वो हो जाती है। मतलब कि जरूरी नहीं कि जो एक जीन जो है एक ओवर टाइम पीरियड में मतलब एक जनरेशन में जो चीजें इफेक्ट नहीं डालती हैं, जरूरी नहीं कि वो आगे भी इफेक्ट नहीं डालेंगी, वो आगे अफेक्टेड हो सकती हैं, ठीक है। तो ये किस टाइप का लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनियंस। सेग्रीगेशन मतलब होता है कि एक पीढ़ी में अगर वो चीजें आपको देखने को नहीं मिली एक स्टेज पे, तो हो सकता है कि जो जीन यहाँ मतलब सेकेंड स्टेज पे आप प्रभावित नहीं कर पाए, आपसे आपके बच्चे में नहीं जा पाए, वो आपके बच्चे से उसके बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है, वहां पे वो अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर सकता है वो जीन, ठीक है, प्रभाव डालता है। सेकेंड लॉ उन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या होता है कि दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन जर्मिनेशन ट्रेट्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर ट्रेट्स। जैसे कि मान लीजिए आपके अंदर कोई अच्छाई है, मान लीजिए आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये जो शांत स्वभाव वाले जो क्वालिटीज है ये आपसे आपके बच्चे में ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है, या उससे आगे में ट्रांसमिट हो जाए, जरूरी नहीं है। तो इस टाइप का जो लॉ कहलाता है वो क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब क्या होता है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होता है कि जैसे कि द नॉलेज ऑफ बोथ द फैक्टर्स विद हेल्प द टीचर्स फाइंडिंग आउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग द स्टूडेंट इन लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट। जैसे कि टीचर्स को अगर इन सारे लॉज के बारे में पता होगा कि कोई भी इंडिविजुअल जो होता है उसमें कोई चीज, कौन सी चीजें इनहेरिट मिली है, कैसा उसको एनवायरमेंट मिला है और किस चीज में उसका मन लगता है। जैसे मान लीजिए कोई कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होता है और कोई कोई जो होता है वो हिस्ट्री में बहुत अच्छा होता है। अगर टीचर को पता होगा कि कोई भी इंडिविजुअल जो बच्चा है वो किस चीज में अच्छा है, किस चीज में नहीं अच्छा है, तो उसको उस टाइप से जो है वो एनवायरमेंट दे करके मोटिवेट करके उसकी लर्निंग में वो क्या करते हैं, एक हेल्प दे सकते हैं, हेल्प देते हैं। तो इस टाइप का एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन करने से डेफिनेटली एक बच्चा बहुत स्ट्रांग और बहुत इंटेलिजेंस और बहुत अच्छे माइंड का होगा, क्योंकि उसको बचपन से वही चीजें मिलेंगी, वही सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ाए जाएंगे जो कि जिसका कि उसमें इंटरेस्ट है। जैसे मैथ में उसका इंटरेस्ट है तो टीचर उसको मैथ्स में ज्यादा ध्यान दें, तो क्या होगा कि आगे चल के बच्चा हो सके मैथ्स में बहुत अच्छा कर जाए। तो इसके लिए क्या होगा, टीचर को पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस चीज में अच्छा है, किस चीज में नहीं अच्छा है, और किस बच्चे को कैसे जल्दी समझ में आता है, किस बच्चे को लेट में समझ में आता है। इस टाइप की नॉलेज अगर टीचर को पता होगी पहले से, तो टीचर अच्छे से एजुकेशन का उस बच्चे पे उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो यहीं पे चैप्टर 3 समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। जहां ना समझ में आए आप क्वेरी करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।